Hello students, I am Shivani Sharma, your maths educator and I welcome you all to Magnet Brains. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है। सो क्लास 11th मैथ स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 दैट इज स्ट्रेट लाइंस। और स्ट्रेट लाइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, क्वेश्चंस को वार्म अप किया था। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 और यहाँ पे नए कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 आपसे कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। ठीक है, सो धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, हो सकता है किसी के लिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो, लेकिन अपन एकदम स्टार्टिंग से समझने वाले हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। राइट, चलो जी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्वेश्चन कहता है लाइन की इक्वेशन निकालो पैरेलल टू द लाइन दिस। उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो इस लाइन से पैरेलल है। आपके दिमाग में चमक जाना चाहिए कि इस लाइन की इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन से पैरेलल है। मतलब हमें गिवन है कि हमारी दो लाइंस पैरेलल है, और जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके जो स्लोप होते हैं दे आर इक्वल। ठीक है, इस क्वेश्चन को इतना पढ़ के हमारे दिमाग में ये पॉइंट आ जाना चाहिए। ओके जी, एंड पैरेलल है इस लाइन से एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। वो जो लाइन है लाइन 2 से पैरेलल है, और साथ में ये जो आपकी लाइन है ना वो पास करती है थ्रू द पॉइंट -2, 3। इस पॉइंट से ये पास करती है। मुझे मेरी इस लाइन L1 की इक्वेशन बताना है जो इस लाइन L2 से पैरेलल है और साथ में ये लाइन पास करती है इस पॉइंट से। अब जल्दी से रिकॉल कीजिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपने पढ़ा था। सो उसमें एक पॉइंट था पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर आपके पास एक पॉइंट गिवन है जिससे आपकी लाइन पास कर रही है और साथ में उस लाइन की स्लोप आपके पास है, सो आप इक्वेशन ऑफ लाइन को फ्रेम कर सकते हो। राइट, पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता था कि लाइन आपकी एक पॉइंट से, वो पॉइंट आपको नोन होता था, उस नोन पॉइंट से पास करती थी और उस लाइन की स्लोप हमारे पास होती थी। तो ऐसे केस में अगर मुझे लाइन की इक्वेशन बनानी है, सो पॉइंट स्लोप फॉर्म कहता है y - y0 इज इक्वल टू m इंटू x - x0। ये होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। सही बात है, सबको याद है। तो आपको इस क्वेश्चन को रीड करके ऐसे नहीं लग रहा कि हमारे पास पॉइंट है, राइट, और हमारे पास स्लोप भी है। मैम स्लोप का है? अरे आपकी लाइन पैरेलल है लाइन 2 से, मतलब जो आपकी लाइन 2 की स्लोप होगी वो ही लाइन 1 की स्लोप होगी। इनडायरेक्टली आपके पास उस लाइन की स्लोप भी है और वो पॉइंट भी है जिससे वो लाइन पास कर रही है। मैम लेकिन लाइन 2 की स्लोप कहाँ है? हमने माना येस दे आर पैरेलल, दोनों की स्लोप बराबर होंगे, लेकिन मैम लाइन 2 की स्लोप तो है ही नहीं ना, सिर्फ उन्हें इक्वेशन दे रखी है। मैम कैसी बातें कर रहे हो, कहाँ से लेकर आएंगे स्लोप? अरे सुनो, इस लाइन को जरा ध्यान से देखो, लाइन 2 को अच्छे तरीके से देखो। वो खुद ही कह रही है कि स्लोप छुपी है उसके अंदर। मैम कैसे? 3x - 4y + 2 = 0। फिर से देखा मैम, कहाँ है स्लोप? चलो ठीक है, ऐसे याद नहीं आ रहा तो एक काम करो, क्या मैंने आप लोगों को किसी जनरल फॉर्म को रिड्यूस करना सिखाया है? वन शॉट रिवीजन वीडियो में, मना नहीं करना, 2 दिन पहले आया है वीडियो, सिखाया है आप लोगों को? यस डेफिनेटली। सो इस जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन को क्या मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ? What is slope intercept form? Slope intercept form होता है y = mx + c। क्या इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? Yes, definitely मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ। और जब मैं इसको ऐसा लिखूंगी, सो जो x का कोएफिशिएंट होता है वो क्या बन जाता है? स्लोप। सो मुझे यहाँ से थोड़ी सी मेहनत करके स्लोप निकालनी होगी, फिर जो स्लोप इसकी है वो ही उस लाइन की स्लोप होगी जो इस लाइन से पैरेलल है और पास करती है फ्रॉम द पॉइंट -2, 3। पॉइंट है, स्लोप है, पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से इस लाइन की इक्वेशन को हम बना लेंगे। तो ये था इस पूरे क्वेश्चन का ओवरव्यू, इसको हमने समझा।
राइट जब बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन समझ जाएंगे तो हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है। क्या ये क्लियर है? राइट अब यहाँ पे लिखते हैं। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लेट L1 be the line which is parallel to line L2, that is 3x minus 4y plus 2 equal to 0. We know that, and let slope of L1 is m1 and slope of L2 is m2. Since it is given कि L1 तो भाई पैरेलल है L2 से, therefore m1 और m2 आपस में बराबर होंगे। Now अब क्या करना है? Now इस इक्वेशन को रिड्यूस करो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। 3x minus 4y plus 2 equal to 0 minus 4y is equal to minus 3x minus 2 ऐसा बन जाएगा ये। मैं इसको y is equal to mx plus c के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का प्लान बना रही हूँ। सो इसको यहाँ रखा, इन दोनों को उठा के वहाँ ले गई, माइनस से कर दो मल्टीप्लाई। सो y is equal to 3/4x plus 2/4। 2/4 कितना हो जाएगा? हाफ। तो ऐसी कुछ बन जाएगी इक्वेशन। चेक करो एक बार, हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। 4 से डिवाइड कर दिया तो y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट हो गया। देयरफॉर हमारे पास जो स्लोप है वो कितनी आ रही है? 3/4 आ रही है, और इसकी स्लोप को हमने m2 कहा था, तो m2 कितना आ गया? 3/4 आ गया। सो m2 3/4 है, तो m1 भी कितना हो जाएगा? देयरफॉर आप लिखेंगे m1 की स्लोप भी कितनी होगी? 3/4, क्योंकि देखो लाइंस पैरेलल है तो दोनों स्लोप्स इक्वल होगी। m2 की स्लोप 3/4 है तो m1 की स्लोप भी 3/4 हो जाएगी, ठीक है। तो जो लाइन L1 है उसकी स्लोप हमारे पास है, ओके, लाइन L1 की स्लोप हमारे पास है, और लाइन L1 जिस पॉइंट से जा रहा है वो पॉइंट भी हमारे पास है, दैट इज -2, 3। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से हम L1 की इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ L1, इक्वेशन ऑफ L1 whose slope is equal to 3/4 and passes through point, and passes through point, किस पॉइंट से पास कर रहा है ये? -2, 3, passes through point -2, 3 is, क्या बनेगी इक्वेशन? y minus y0, so y minus 3। इन्हें कहा है ना इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो पैरेलल था तो स्लोप मिल गया, इस पॉइंट से पास कर रहा है तो वो पॉइंट आ गया। सो y minus 3 इज इक्वल टू, स्लोप है 3/4 इंटू x माइनस x0, तो x माइनस -2 x प्लस 2 हो जाएगा। ये 4 गया यहाँ पे, सो दिस इज 4y minus 12, यहीं पे सिंप्लीफाई कर दूँ, 4 जा रहा है यहाँ से, सो ये बनेगा 4y minus 12, 4y minus 12, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3x प्लस 6, ये बन गया 3x प्लस 6, ठीक है। 3x को यहाँ लेकर आ जाओ, सो ये क्या बनेगा? इस पूरी क्वांटिटी को इज इक्वल टू किस साइड लेके जा रही हूँ, तो इन सब के साइन बदल जाएंगे, ये -3x, ये -6 एंड दिस इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा बनेगा। सो दिस इज -3x प्लस 4y, -12 -6 कितना हो जाएगा? -18, ये कुछ ऐसा बन रहा है। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन हमारे पास -3x प्लस 4y -18 इक्वल टू 0 ऐसी बन रही है, -3x प्लस 4y -18 इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये बनेगा 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू 0, ठीक है। हमने पूरी इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया, सो ये बन गया 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू 0, और ये आ गई आपकी इस लाइन की इक्वेशन। तो ये वो वाला केस हो गया जब आपको एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो एक लाइन से पैरेलल है और किसी पॉइंट से पास कर रही थी। तो पैरेलल थी तो स्लोप मिल गया, पॉइंट से पास कर रही थी तो आपको पॉइंट मिल गया।
पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सिंपल है। अब चलते हैं अगले सवाल पे और वहां डिस्कस करेंगे कि अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो कैसे सॉल्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। x इंटरसेप्ट 3 है आपके पास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, तो आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है। तो सपोज वो लाइन आपकी L1 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन L1 विच इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है टू द लाइन दिस, इस लाइन से परपेंडिकुलर है। मुझे L1 की इक्वेशन चाहिए, मेरी L1 परपेंडिकुलर है L2 से और साथ में L1 का x इंटरसेप्ट मेरे पास 3 है। x इंटरसेप्ट मेरे पास 3 है, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि L1 ने इस x इंटरसेप्ट 3 का मतलब क्या है? इसे अगर मैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कोई बता सकता है मुझे? जैसे याद करो, ये मैंने आपको बताया वन शॉट में, ये ऐसा जा रहा है, ठीक है। सो ये पॉइंट A है, दिस इज पॉइंट B, x इंटरसेप्ट A है, स्मॉल a है x इंटरसेप्ट। तो क्या कोई मुझे a का कोऑर्डिनेट बता सकता है? a का कोऑर्डिनेट क्या होगा? a, 0 होगा, राइट। y इंटरसेप्ट b है, तो कोई मुझे b का कोऑर्डिनेट बता सकता है? 0, b होगा। तो इस क्वेश्चन में x इंटरसेप्ट 3 है, तो अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 3, 0। क्लियर है ना ये चीज? अगर लाइन a पॉइंट पे कट करती है x एक्सिस को, तो a का कोऑर्डिनेट a, 0, ये a क्या है? x इंटरसेप्ट है। O से लेके A तक का जो डिस्टेंस है दैट इज योर x इंटरसेप्ट, वो कितना है? A। तो यहाँ पे अगर x इंटरसेप्ट 3 है तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या होगा? 3, 0 होगा, ठीक है। तो ये भी हमने डिकोड किया। ओके जी। सो बेसिकली अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या है? इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 लाइन्स हैं और ये दोनों लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर है। अच्छा, और हमें इस लाइन की ना इक्वेशन को फाइंड करना है, ठीक है, इसे इसकी इक्वेशन फाइंड करना है। अब अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर है तो हम ये चीज जानते हैं कि इन दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी -1। 2 लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो यहाँ पे हमने ये काम किया और साथ में लाइन L1 का x इंटरसेप्ट, मतलब जो लाइन L1 है वो पास करती है फ्रॉम द पॉइंट 3, 0, ये भी हमारे पास है। यानी आई हैव द पॉइंट, मेरे पास पॉइंट है जिससे मेरी लाइन जा रही है और स्लोप को मैं यहाँ से निकाल लूंगी। फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूले की हेल्प से, सॉरी पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से, क्योंकि पॉइंट है स्लोप यहाँ से आ जाएगा, मैं अपनी लाइन L1 की इक्वेशन बना लूंगी। क्लियर है? चलो काम पे लग जाते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट L1 बी द लाइन, लेट L1 बी द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2 और वो है x - 7y + 5 = 0. Let slopes of L1 and L2 be m1 and m2 respectively. Slopes of L1 and L2 be m1 and m2 respectively. Also, L1 passes through the point 3, 0, ये हमने समझ लिया अपने आप, क्योंकि x इंटरसेप्ट 3 है, मतलब पॉइंट क्या होगा? 3, 0 होगा, ठीक है। वी नो दैट अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू -1। m2 की स्लोप मैं निकाल सकती हूँ इस लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। सो दिस विल बिकम -7y इज इक्वल टू -x - 5। चेक करो, ये सब हटा देते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर रही हूँ। -7y इज इक्वल टू -x - 5, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज प्लस प्लस प्लस, 7 से डिवाइड करो तो ये क्या आएगा? y इज इक्वल टू x/7 + 5/7, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx + c होता है, तो x का जो कोएफिशिएंट है वो स्लोप होती है। तो यहाँ से मेरे पास स्लोप कितनी आ रही है? x का कोएफिशिएंट क्या है? 1/7, मतलब मेरे पास जो m2 की स्लोप है दैट इज 1/7।
ठीक है जी। अब यूजिंग द फॉर्मूला m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो मेरे पास यहाँ से m1 कितना आ रहा है, -7 आ रहा है। मेरे पास लाइन L1 की स्लोप भी है, मेरे पास पॉइंट भी है जिससे वो पास कर रहा है। सो इक्वेशन ऑफ L1 क्या होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से y माइनस y1, क्योंकि वो 0 है, इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, इस तरीके से आ गया। सो दिस इज y इज इक्वल टू -7x प्लस 21। ठीक है, चाहो तो ऐसे ही लिख दो, अदरवाइज जनरल फॉर्म में लिख दो। तो जनरल फॉर्म में आएगा तो 7x प्लस वाई माइनस 21 इक्वल टू 0। सो ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहता है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट वाई नॉट वो पॉइंट होते हैं जिससे लाइन पास करती है, और m स्लोप होता है। हमारे पास पॉइंट भी है, हमारे पास स्लोप भी है, फॉर्मूले में वैल्यू को रखा और इक्वेशन हमारे सामने तैयार है। ठीक है, तो पैरेलल परपेंडिकुलर वाला केस आई होप ये क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, द लाइन थ्रू द पॉइंट्स h,3 एंड 4,1 intersects the line this at right angle, find the value of h। ठीक है, आ सकता है पेपर में। द लाइन थ्रू द पॉइंट, लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, एक लाइन है जो इन दो पॉइंट से गई है। ठीक है, एक लाइन है जो इन दो पॉइंट से पास हुई है, h,3 4,1। ठीक है जी, इंटरसेक्ट्स द लाइन दिस, ये लाइन यहाँ इन दो पॉइंट से गई है और ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है राइट एंगल पे। ठीक है, मान लो ये रही वो लाइन 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0। जो लाइन इन दो पॉइंट से गई है वो इस लाइन को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ h, इस h की वैल्यू बता दो। तो मैंने कहा ठीक है जी, कोई समस्या नहीं है। सुनो, h की वैल्यू बताना है ना, और ये जो लाइन है इस लाइन से परपेंडिकुलर है। तो ठीक है, यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, यहाँ से स्लोप निकालो। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सुनो, यहाँ से स्लोप निकालो। कैसे निकालोगे, यहाँ से स्लोप निकालने के लिए आप यूज़ करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन, जिसे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की हेल्प से हमको मिल जाएगा यहाँ पे क्या, m मतलब स्लोप, इस लाइन की स्लोप मिल जाएगी। और 2 पॉइंट है अगर अपने पास, और लाइन अगर 2 पॉइंट से पास कर रही है तो हम इस लाइन की भी स्लोप निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, फिर क्या करेंगे अपन, दोनों की स्लोप्स आ गई और दोनों जो ये लाइन्स हैं आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। मतलब इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू -1। इक्वेट कर देंगे और हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन क्लियर है। सो क्वेश्चन ने कहा था कि एक आपकी लाइन है जो पॉइंट h,3 से पास कर रही थी और 4,1 से पास कर रही थी, और आपकी ये लाइन परपेंडिकुलर है। किससे परपेंडिकुलर है, आपकी लाइन परपेंडिकुलर है 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0 से। ये लाइन इससे परपेंडिकुलर है, h की वैल्यू बता दो। तो मैंने कहा ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। एक काम करते हैं, नाम देते हैं लाइंस को। तो लेट L1 बी द लाइन विद स्लोप m1 passing through point h,3 and 4,1। सो चलो m1 स्लोप फाइंड करते हैं। सो m1 की स्लोप क्या होगी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सो आप लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस h। 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर लिखते हैं कि लेट L2 बी द लाइन विद स्लोप m2। ठीक है, और वो L2 लाइन क्या है, L2 लाइन है मेरे पास 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0। लेट्स कन्वर्ट इट इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ से मेरा इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं,
-9y इज इक्वल टू -7x, वो गया वहां पे +19। चेक करो, -9y इज इक्वल टू -7x +19, -9y से डिवाइड, -9 से डिवाइड कर दो, क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस c में y अकेला होना चाहिए। तो -9 से जब आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी? ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 7/9 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, ऐसी बन गई। तो यहाँ से जो स्लोप m2 है वो कितनी है? यहाँ से जो स्लोप m2 है दैट इज इक्वल टू 7/9। क्या यहाँ पे किसी को कोई समस्या? ये काम मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में इसको रिड्यूस किया, x का जो कोएफिशिएंट होता है दैट बिकम्स द स्लोप, राइट। तो मेरे पास m2 कितना आ गया? 7/9 आ गया। अब मुझे इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो मेरी लाइन L1 है, जो लाइन L1 है वो परपेंडिकुलर है L2 से, यानी इन दोनों के जो स्लोप्स का प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ पे मेरा m1 कितना है? m1 कितना है मेरे पास? -2 4 -h, ये मेरा m1 था स्लोप। ठीक है, 1 -3 -2 4 -h, सो -2/4 -h m1। m2 कितना है? 7/9, सो इंटू 7/9 एंड दिस इज इक्वल टू -1। तो माइनस का साइन तो चला जाएगा। ठीक है, ये बनेगा 2 7 14 डिवाइडेड बाय 36 -9h इज इक्वल टू 1। चेक करो जल्दी से, 2 7 14, 4 9 36, -9h इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, उठा के 1 के पास ले जाओ, तो ये बनेगा 14 इज इक्वल टू 36 -9h। 14 इज इक्वल टू 36 -9h। सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, सो 14 - 36 इज इक्वल टू -9h। कितना आएगा ये? 36 में से अगर 14 गया 22, -22 मतलब 22/9। सो h की वैल्यू कितनी आ रही है? 22/9। इस तरीके से आपने h को फाइंड किया। 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा था कि जो लाइन है वो इन 2 पॉइंट से पास करती है। ठीक है, और ये जो लाइन है इंटरसेक्ट करती है इस लाइन को राइट एंगल पे कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। आप तो h बता दो। तो इसकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। इसकी स्लोप निकालने के लिए y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 किया। इसकी स्लोप निकालने के लिए इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। x का कोएफिशिएंट विल बिकम द स्लोप। फिर इस रिलेशन की हेल्प से h तक पहुंच गए। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन 19 क्या कहता है? Question 19, find the equation of the right bisector of the line segment joining the point 3,4 and -1,2। इक्वेशन बताना है। ठीक है, पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये। इक्वेशन बताना है राइट बाइसेक्टर का ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो मेरे पास इस क्वेश्चन में एक लाइन सेगमेंट है जो बनी है इन दोनों पॉइंट। सपोज दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। सो ये ए बी लाइन सेगमेंट कैसे बनी है? पॉइंट 3,4, ठीक है, ये क्या है? 3,4 एंड -1,2 को ज्वाइन करके। सो दिस इज माई लाइन सेगमेंट ए बी। अब मुझे बताना है इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। सो इसका राइट बाइसेक्टर क्या होगा? एक ऐसी लाइन जो इस पे 90 डिग्री हो और साथ में जब ये लाइन इस ए बी को कट करे ना, तो ये जो पॉइंट एम है जहाँ पे इसने कट किया है वो इसका क्या हो? मिड पॉइंट हो। मतलब दिस हिस्सा इज इक्वल टू दिस हिस्सा। मुझे अपनी इस लाइन एल की इक्वेशन बतानी है एंड दिस लाइन एल इज व्हाट? राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। मतलब राइट एंगल पे गिरेगा और उसे बाइसेक्ट करेगा जिस पे गिरा है, राइट। मतलब ये 90 डिग्री होने वाला है और साथ में m विल बी द मिड पॉइंट। मुझे इस लाइन l की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के अगर इसको ध्यान से देखें तो जो ए बी है वो l से कैसी है? परपेंडिकुलर है। m ए बी का क्या है? मिड पॉइंट। बस ये 2 डेटा है जो इस लाइन में गिवन है आपको। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले m के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं।
आपको एल की इक्वेशन चाहिए ना, अब खुद ही सोचो आप एल लाइन की इक्वेशन कैसे बता सकते हो। इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर चाहिए, एल की इक्वेशन चाहिए। सो इक्वेशन में जब आपने वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, राइट, जिसमें आपने बात की थी पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो आपको नहीं लगता इस क्वेश्चन को पॉइंट स्लोप फॉर्म से टारगेट कर सकते हैं? क्योंकि मेरे पास ये पॉइंट भी है जिससे लाइन जा रही है, और साथ में मैं अपनी इस लाइन की स्लोप भी फाइंड कर सकती हूँ। कैसे? मेरी ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो अगर मेरे पास ए बी की स्लोप है तो मैं एल की स्लोप निकाल सकती हूँ यूजिंग द रिलेशन m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो मेरे पास एल की स्लोप भी आ जाएगी और मेरे पास इस लाइन एल का जो पॉइंट है m जिससे वो जा रहा है वो पॉइंट m भी आ जाएगा। सो पॉइंट स्लोप फॉर्मेट की हेल्प से आसानी से लाइन एल की आप इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, अब चीज़ों को लिखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट एल बी द, ठीक है, चलो L1 कर देते हैं इसको, ठीक है, लेट L1 बी द, लेट L1 बी द राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर, let L1 be the right bisector, okay, of line segment joining the point A 3,4 and B -1,2। ठीक है, क्लियर है? ओके जी, अब सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। नहीं, सबसे पहले एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। सिंस एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम क्या हो जाएंगे? एम के कोऑर्डिनेट्स, सपोज ऐसा लिखो, लेट एम, जिसके कोऑर्डिनेट हमने x, y माना, ठीक है, या फिर सिंपल कहो लेट x0, y0 माना। लेट x0, y0 बी द मिड पॉइंट इज, सॉरी गिवन है ना ये, तो इज मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ ए बी। हमने कहा कि जो m है जिसका कोऑर्डिनेट अभी सपोज कर लिया x0, y0, वो मिड पॉइंट है ए बी का। इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। सो हम m के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो यहाँ पे लिख देना बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला की हेल्प से आप m के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। सो दिस इज x0 इज इक्वल टू, x0 क्या होगा? m का कोऑर्डिनेट x0, y0 हमने माना है, एंड दिस m इज द मिड पॉइंट। सो x0 क्या होगा? 3 + -1/2, राइट। सो दिस इज 3 - 1/2 यानी कि 1, ये x0 हो गया। y0 क्या होगा मेरे पास? 4 + 2/2 यानी कि यहाँ पे लिखोगे आप 4 + 2/2 यानी 3। 4 + 2 is 6, 6/2 is 3, so 4 + 2/2 is 3। तो मेरे पास m के मिड पॉइंट आ गए 1,3। देयरफॉर आप लिख सकते हो, देयरफॉर m के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए मेरे पास? 1,3 आ गए। अब चलो स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, ए बी की स्लोप क्या होगी? हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर एक लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है तो उसकी स्लोप निकाली जाती है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 से। सो 2 - 4 आप लिखेंगे यहाँ पे 2 - 4, 2 - 4 डिवाइडेड बाय -1 - 3, तो कितनी आ रही है इसकी स्लोप? -2/-4 यानी कि हाफ। तो ए बी की स्लोप कितनी है? हाफ। दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है जी, ए बी की स्लोप हाफ आ गई। लेकिन जो ए बी है वो एल से कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो यहां पे लिखेंगे कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू L1। इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी है ना, इनटू स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू -1 होगा। ए बी की स्लोप आई है हाफ, ओके,
स्लोप ऑफ L1 हमें नहीं पता एंड दिस इज इक्वल टू -1। इसको उठा के वहां ले गए हम, तो स्लोप ऑफ L1 कितना आ रहा है? स्लोप ऑफ L1 आ रहा है -2। अब हमारे पास L1 की स्लोप है दैट इज इक्वल टू -2। ऑल्सो L1 पास करता है पॉइंट M से और पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स भी है हमारे पास। पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? 1,3, राइट। सो मेरे पास लाइन L1 का स्लोप भी है और पॉइंट भी है जिससे वो पास करता है। देयरफॉर बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से मैं इसकी इक्वेशन बना सकती हूँ। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहता है? y माइनस वाई नॉट 3 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस एक्स नॉट। सिंप्लीफाई कर लो, जनरल फॉर्म में लिख लो। सो दिस इज y माइनस 3 माइनस 2x प्लस 2, शिफ्ट करो। सो 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाती है। चेक करो एक बार, इसको शिफ्ट किया, सो 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। सिंपल है, ठीक है, क्लियर है। तो बस शब्दों के साथ खेल रहे थे। राइट बाइसेक्टर मतलब राइट एंगल पे कट किया है और साथ में बाइसेक्ट किया है, तो हमारे पास M का मिड पॉइंट आ गया और साथ में क्योंकि राइट एंगल था और जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। उसकी हेल्प से हमारा काम बन गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्लियर है, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। तो आप जरा क्वेश्चन 20 को रीड करें। क्वेश्चन 20 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, पढ़ो इसे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब ये क्या होता है? बहुत सिंपल है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस, ठीक है। और इसी वीडियो में क्वेश्चन आएगा इमेज वाला, राइट। इमेज फाइंड करना होता है, तो इमेज वाले क्वेश्चन फुट ऑफ परपेंडिकुलर पेपर में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इस पर सच में स्टार लगा लो आप। सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। ये एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है -1,3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर गिराया है, कहां पे? टू द लाइन। लाइन क्या है? लाइन है आपके पास 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। इस पॉइंट से हमने इस लाइन के ऊपर, लाइन का नाम है L1 सपोज, इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर गिराया है, मतलब दिस इज 90 डिग्री। हमें चाहिए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब ये अगर M है तो हमको यहाँ पे M के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। क्या चाहिए? M के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। अगर M के कोऑर्डिनेट्स आ गए, वो ही फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। यहाँ से गिरा ना परपेंडिकुलर नीचे, तो ये क्या है? उसका फुट है। किसके ऊपर गिरा है? लाइन के ऊपर। आपको बस M के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन के साथ? तो सबसे पहले क्योंकि जो ये PM लाइन है आपकी, ये लाइन L1 से कैसी है? परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर गिराया है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन पे थोड़ा सोचूं ना, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि PM इज परपेंडिकुलर टू लाइन L1। इसका मतलब ये है मैम कि आप यहाँ पे डेफिनेटली स्लोप ऑफ PM इंटू स्लोप ऑफ L1, राइट। ये रिलेशन की इस रिलेशन का आप हेल्प लोगे, राइट। स्लोप ऑफ PM स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू -1। और मैम L1 जो लाइन है उसे आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके L1 की स्लोप निकाल लोगे। तो आपके पास मैम L1 की स्लोप होगी, तो उससे आप अपने इस PM का स्लोप निकाल सकते हो। कैसे? यहाँ पे डिवाइड में डाल देना इसको, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ L1 विल गिव यू स्लोप ऑफ PM। मतलब कुल मिला के मेरे पास इसकी स्लोप आ जाएगी, ठीक है। इसकी स्लोप आ गई है, ये पॉइंट है जहाँ से ये लाइन जा रही है। फिर क्या करें? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर चाहिए, तो ठीक है ना। इसकी स्लोप आ गई, इस पॉइंट से ये पास कर रहा है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से हम PM की इक्वेशन बना सकते हैं, राइट। तो इसके बाद हम जाएंगे और हम बनाएंगे इक्वेशन ऑफ PM, ठीक है मैम। इक्वेशन बना लेंगे, फिर हमको तो M के कोऑर्डिनेट्स चाहिए,
तो सुनो तो सही, आपने PM की इक्वेशन बना ली, आपके पास L1 की इक्वेशन है, दिस PM एंड दिस L1 दे आर इंटरसेक्टिंग। क्या ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट M पे? हाँ मैम, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपकी PM वाली इक्वेशन और L1 की इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रही है M पॉइंट पे, तो अगर मैं साइमल्टेनियसली PM की इक्वेशन और L1 की इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर दूं, तो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन होगा? M। तो मेरे पास M के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो ये आपका रोड मैप है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नॉर्मली हमने सोचा यहाँ पे तो 10th क्लास की हेल्प से आपके इस क्वेश्चन को हम टारगेट कर रहे हैं। आपको M चाहिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर शब्द दे दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं बना जाने क्या होता होगा। डायग्राम बनाओ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है? ऊपर से गिराया यहाँ पे, तो ये फुट ही तो होगा, इसका कोऑर्डिनेट चाहिए बस, ठीक है। अप्रोच समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। चलो अब काम पे लगते हैं अपने और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कह देते हैं यहाँ पे कि लेट पॉइंट P पॉइंट है -1,3, ठीक है, एंड M, ठीक है। नाम देना तो दे दो, नहीं देना तो मत दो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका कुछ काम नहीं आने वाला है, ठीक है। सिंपल लिख दो, आप तो लिख दो, एंड M x0 y0 be the foot of perpendicular from P to the line 3x minus 4y minus 16 equal to 0। देखो, मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हो सकता है इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। जब आप 12th में आओगे ना, तो सेम इसी क्वेश्चन को 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाले चैप्टर में हम अलग तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हमने नॉर्मली सॉल्व कर दिया, स्लोप की हेल्प से हमने खेल लिया, ठीक है। सो दिस इज लेट M x0 y0 बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P टू 3x minus 4y minus 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, क्लियर है। और 12th क्लास में फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज वाला क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है, प्री बोर्ड में भी पूछते हैं, बोर्ड में भी काफ़ी बार आया है। तो कहीं ना कहीं फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन क्लास 11th में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द स्कूल इस क्वेश्चन को उठाते हैं और पूछते हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझना है आपको। सो एंड M x0 y0 बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द लाइन दिस, ठीक है। ये जो है M क्या है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है P से लाइन के ऊपर, ठीक है। सो देयरफॉर जो PM होगा वो परपेंडिकुलर होगा लाइन L1 से। हाँ बिल्कुल, चलो स्लोप ऑफ L1 निकालते हैं। स्लोप ऑफ L1 फाइंड करने के लिए हमारे पास जो लाइन है 3x minus 4y minus 16 इज इक्वल टू 0, इस लाइन को हम लिख देंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में हम इसको लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, x का जो कोएफिशिएंट है m वो स्लोप बन जाएगा, ठीक है जी। लिखते हैं इसको, आ जाओ। सो दिस इम्प्लाइज दिस इज -4y इज इक्वल टू -3x प्लस 16। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो आप, इसको हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। y आपको अकेला चाहिए तो 4 को हटाओ, यहाँ से हटाओगे कैसे, यहाँ पे डिवाइड में लेकर आ जाओगे, ठीक है जी। सो यहाँ से मेरे पास स्लोप ऑफ L1 कितना आ रहा है, x का कोएफिशिएंट दैट इज 3/4। क्योंकि लाइन PM और लाइन L1 आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि PM परपेंडिकुलर है लाइन L1 से, देयरफॉर स्लोप ऑफ PM इनटू स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ PM इनटू स्लोप ऑफ L1 कितना आया हमारे पास, 3/4 इज इक्वल टू -1।
ये 4 गया यहाँ पे तो -4, ये 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया, तो PM की स्लोप कितनी आ रही है -4/3। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ PM बनाते हैं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन PM क्या होगा, मेरे पास स्लोप है और PM जिस पॉइंट से निकल रहा है यहाँ पे -1,3 वो पॉइंट भी है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से मैं लाइन PM की इक्वेशन बना सकती हूँ, राइट। सो इक्वेशन बनेगी y माइनस y1, कौन सा पॉइंट है वो 3, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, -1 था तो प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। सो ये आपकी PM लाइन की इक्वेशन आ रही है। थोड़ा इसको अच्छे से लिख देते हैं जनरल फॉर्मेट में, तो 3 गया वहाँ पे, सो दिस इज 3y माइनस 9, 3y माइनस 9 इज इक्वल टू -4x माइनस 4। चेक करो, 3 गया वहाँ पे, 3y माइनस 9 इज इक्वल टू -4x माइनस 4। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इसको, सो 4x प्लस 3y माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। थोड़ा और अच्छे से लिख ले इसको, तो दिस इज इक्वल टू 5, ठीक है। नाउ M इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, M क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बिटवीन लाइन PM एंड L1। तो चलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व कर दो एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से। सो ये लाइन है मेरे पास 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और L1 लाइन क्या है मेरे पास, L1 लाइन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 16, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 16। सो एलिमिनेशन मेथड लगाने का हम प्लान बना रहे हैं। एक काम करो, इसको 4 से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ना उल्टा करना है, इसको 4 से कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जब आप इस पूरी लाइन को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बनेगा 16, ये कितना बनेगा 12, ये कितना बनेगा 20। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज 9, 3 4 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 16 इंटू 3 ज़ा 48। एलिमिनेशन, प्लस 12y माइनस 12y उड़ गया तो उड़ने दो उसको, तो यहाँ से अपने पास क्या आया, ये गया, दिस इज 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 इज 25, सो दिस इज 25x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाओ, 0 प्लस 8 इज 8, 4 2 6 68, तो यहाँ से आपके पास x कितना आ रहा है 68/25। आपको लगता है कैंसिल हो सकता है, कुछ ऐसे ही आ रहा है, अजीब सा आ रहा है, आने दो। देखो मैथ्स में ना काफ़ी बार ऐसा होता है, जब इस तरीके के अजीब से आंसर दिखते हैं ना, तो अपन को लगता है सही किया है या नहीं, होगा सही आ रहा होगा 68/25, क्या कर सकते हैं। अभी तो एक पॉइंट आया है, राइट, हमको एक और चाहिए, तो वो पॉइंट कैसे मिलेगा, किसी भी एक लाइन में सब्स्टिट्यूट कर दो। चलो x को यहाँ रख देते हैं, राइट, तो चलो आगे चलें अपन। x आपके पास है 68/25। अब यहाँ पे ना अपन नहीं लिख रहे हैं x नॉट y नॉट, ठीक है, कोई इसकी हेल्प कुछ मतलब ही नहीं है, सिंपल, एंड m बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, राइट। सो इक्वेशन क्या थी मेरे पास, x इज इक्वल टू 68/25 आया है, मैं इसको डाल रही हूँ इस इक्वेशन में 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। सो दिस इज 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 में मैं इस x की वैल्यू को डाल रही हूँ। सो दिस इज 4 इंटू 68/25 प्लस 3y इज इक्वल टू 5। सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो 4 कितना होगा ये, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, 24 प्लस 3 27, ठीक है 27। सो 272/225, बहुत ही सही, इज प्लस 3y इज इक्वल टू 5। इसको उठा के यहाँ लेकर आ जाओ। सो यहाँ पे लिखेंगे 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 272/25, तो ये कितना आएगा 3y इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 12, 125 माइनस 272 डिवाइडेड बाय 25, कर लो सब्ट्रैक्ट, 272 और 125 माइनस कर लो, तो ये कितना आएगा, 6 होता तो 12 आता, तो 7 आ जाएगा यहाँ पे,
ये 6 है तो 4 आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, 147। सो 3y इज इक्वल टू आ रहा है 147/25। इस 3 को उड़ा के यहाँ पे लेकर आ जाओ तो कैसे होगा ये, 3 1 जा 3 4 जा 12 है ना, हाँ 3 1 जा 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 49/25। सो y कितना आ रहा है 49/25। तो यहाँ पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमको चाहिए था, राइट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब हमें m के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, तो वो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 68/25, 68/25, 49/25। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को टारगेट किया। सिंपल था ना क्वेश्चन, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पूरा रोड मैप बता दिया था कि कैसे हमको सॉल्व करना है, और फिर बस उसी को हमने फॉलो किया, राइट, और अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चल लेंगे आगे। सो क्या आप लोगों का ये लेंथ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, नॉट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर सही आया है क्या? नहीं मैम, आपने ना यहाँ पे गलती करी है। प्लस 125 माइनस 272, मैम माइनस का साइन आएगा, चलो ठीक है जी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस लगा देना। सो दिस इज योर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कैलकुलेशन पे ना मुझे इतना भरोसा है आप लोगों के ऊपर, मैं बता नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि इफ P एंड Q आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, प्रूफ कर दो कि p² प्लस 4q² इज इक्वल टू k²। बस दिखने में है ये क्वेश्चन, जब सॉल्व करोगे ना तो हंसोगे बैठ के, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि P एंड Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा जी, मान लो ये रहा ओरिजिन, ठीक है, दिस इज ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट है 0,0। ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर हमने गिराया है, ओके, टू द लाइन, लाइन है मेरे पास x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। ठीक है जी, ओरिजिन से परपेंडिकुलर गिराया है इस लाइन के ऊपर। अब पढ़ो क्वेश्चन को, इफ P एंड Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन दिस, मतलब ओरिजिन से इस लाइन की जो दूरी है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज P। फिर हमने ओरिजिन से ही एक दूसरी लाइन के ऊपर भी परपेंडिकुलर गिराया है, और वो लाइन क्या है, x sec थीटा प्लस y cos sec थीटा इज इक्वल टू k। अब यहाँ पे ओरिजिन से जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर गिराया है, उस परपेंडिकुलर की लेंथ है q। मैं बस क्वेश्चन को ना तोड़ के पढ़ रही हूँ ताकि मुझे समझ में आ जाए कि इन्हें क्या दिया है। ठीक है जी, तो अब फिर से एक बार रीड कर लो, डायग्राम के साथ देखना इस बार। इफ P एंड Q आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, मतलब ओरिजिन से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो P, ओरिजिन से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है Q, क्योंकि रिस्पेक्टिवली शब्द लिखा है, इसका P डिस्टेंस है, इसका Q डिस्टेंस है। हमें प्रूव करना है कि p² प्लस 4q² इज इक्वल टू k² के बराबर है। तो हम इसका LHS लेके चलेंगे और RHS तक पहुंच जाएंगे प्रूव करने के लिए। ठीक है मैम, ये कहाँ से लाएं p² q²? मैम p² तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से लाइन के ऊपर, q मैम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर, और मैम हम भी जानते हैं क्या कि अगर ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट अगर मैम x1 y1 है ना, और अगर पॉइंट P से लाइन के ऊपर लाइन अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है मैम, तो इस पॉइंट P से इस लाइन के ऊपर जो ये परपेंडिकुलर गिरा है, इसका डिस्टेंस अगर d है, तो मैम d को फाइंड करते हैं हम मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a² प्लस b²। यानी कि मैम
एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर गिरा है उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस d को फाइंड करने का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। सो मैम यहाँ पे भी एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर डिस्टेंस गिरा है परपेंडिकुलर, उसकी लेंथ गिवन है p जो हम फाइंड करते हैं वहाँ पे, तो मैम इसको इस फॉर्मूले से इक्वेट कर देंगे, राइट, कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली यही वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, कुछ मिल जाएगा, तो P एंड Q आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर देंगे LHS में और फिर RHS तक पहुँच जाएंगे। कहानी समझ में आ गई क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब सिंपल ये फॉर्मूला आपको डिस्टेंस बताता है इस पॉइंट P का इस लाइन के ऊपर, हमारे पास तो डिस्टेंस है। चलो लगा देते हैं इसी फॉर्मूले को पहले वाले केस में। तो सबसे पहले इफ सिंस P इज लेंथ ऑफ, है ना, P इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम origin टू द लाइन, लाइन क्या है जी, लाइन है x cos थीटा माइनस y sin थीटा, x cos थीटा माइनस y sin थीटा, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। देयरफॉर जो p है दैट इज मॉड ऑफ, p क्या है जी, मॉड ऑफ, ये रही लाइन, राइट, इसको थोड़ा ऐसा लिख लो, ये क्या है sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि लाइन गिवन थी x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा, हमको इस लाइन को जनरल फॉर्म में लिखना होगा तो c को यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो लाइन कुछ ऐसी बन गई, x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, डिस्टेंस निकालने के लिए x और y की जगह पे x1 y1 रखना होता है, तो यहाँ पे x एंड y की जगह पे हमारे x1 y1 कौन है, 0, तो 0 रखेंगे। सो 0 इंटू कॉस थीटा इज 0, ठीक है, यहाँ पे रखा, y की जगह पे 0 तो 0 हो गया। दिस इज माइनस k cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये a एंड b क्या होते हैं, x एंड y के कोएफिशिएंट्स। सो अंडर रूट आप लिखेंगे यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है, y का कोएफिशिएंट कौन है, माइनस साइन थीटा, इसका स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही बनेगा। सो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, ओके। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1। सो p इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस k cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1। अब अंडर रूट 1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसको हटा दो। मॉड से जब नेगेटिव क्वांटिटी बाहर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, है ना, तो ये हटेगा यहाँ से, तो मॉड इसको पॉजिटिव कर देगा, यानी जो p आ रहा है दैट इज k cos 2 थीटा। इसी तरीके से हमारे पास q गिवन था, क्या था q, q इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, और लाइन क्या थी यहाँ पे, लाइन थी आपके पास x sec थीटा प्लस y cosec थीटा माइनस k इक्वल टू 0, ठीक है, यही लाइन थी अपने पास, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k है, माइनस k इक्वल टू 0 करना, क्योंकि जनरल फॉर्म में लिखना होता है, राइट, ओके जी। सो अब फिर से इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पे अपने q को इक्वेट करेंगे, क्योंकि d क्या होता है, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और q क्या है, वो भी डिस्टेंस है, लेंथ है। तो यहाँ पे लिख दोगे आप लोग q इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ये जो पॉइंट है x एंड y की जगह पे रखोगे, सो 0 प्लस 0 माइनस k डिवाइडेड बाय अंडर रूट x एंड y के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम। तो x का कोएफिशिएंट कौन है, sec, सो दिस इज sec स्क्वायर थीटा, y का कोएफिशिएंट है cosec, तो ये बन जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं q इज इक्वल टू, जब ये माइनस के मॉड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे क्रॉस में जाएगा, सो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1
ठीक है जी। सो ये 1 हो गया और अंडर रूट 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा के पास, तो के साइन थीटा कॉस थीटा, क्यू की वैल्यू आ रही है, पी आ गया, क्यू आ गया अपने पास। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमको प्रूव ये करना है कि पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर है। तो इसके LHS को अपन पकड़ लेते हैं। सो LHS क्या है अपने पास, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। सो पी क्या था अपने पास, पी था के कॉस 2 थीटा इसका स्क्वायर प्लस ये रहा 4 और q क्या था, के साइन थीटा कॉस थीटा इसका स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, कैसे, ये 4 है, इसको अगर इस ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहती हूँ तो ये 2 हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर होगा तो 4 के रूप में बाहर आएगा, तो 4 बाहर था, मैंने 2 के रूप में अंदर लिख दिया उसको। ठीक है, अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन रहा है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो वहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला, ये क्या है, के कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो दिस इज के साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है इसका भी है, उसका भी है, इसका भी है, उसका भी है, सबको दे दो स्क्वायर, तो ये बनेगा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। के स्क्वायर को कॉमन ले लो तो के स्क्वायर कॉमन आया, तो दिस इज कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बन रहा है, के स्क्वायर, और आपको यही तो लेके आना था, चेक करो, के स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या हो गया, इस क्वेश्चन में आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, यानी ये तो HP हो गया, हेंस प्रूव्ड। सिंपल। तो जैसा क्वेश्चन ने कहा था बस वही काम आप करते चले गए, फॉर्मूलेस को लगाया, सिंप्लीफाई किया और आप अपने आंसर तक पहुंच गए। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, स्ट्रेट लाइन में सिर्फ समझना है, जो डायग्राम समझ गया, जिसको फॉर्मूले पता है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ठीक है, और डेफिनेटली आप सब लोग सॉल्व कर लोगे, इजी ही आएगा। चलो जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहता है इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, अगेन हमारे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है P, सो P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। कहाँ से है ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से। ठीक है, सपोज दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर गया है, उसकी लेंथ है P। कहाँ पे, P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। अच्छा, whose intercepts on the axis are A and B। ये देखो, लाइन जो है ना, लाइन, उस लाइन के इंटरसेप्ट्स है एक्सिस पे A एंड B, यानी दिस इज योर X इंटरसेप्ट एंड दिस इज योर Y इंटरसेप्ट। तो आपको शो करना है कि 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, वो जाके आपको शो करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्कूल्स में पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रूव करना है आपको। तो हमने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया हमको। सबसे पहले ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक पॉइंट ओरिजिन से गिरा है एक उस लाइन के ऊपर जिसके इंटरसेप्ट्स हमारे पास A एंड B है। मतलब अगर इस डायग्राम को थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो ना आप लोग, तो ये रही लाइन और ओरिजिन से गिरा है इस पे एक परपेंडिकुलर, उसकी लेंथ है P, और इस लाइन के जो इंटरसेप्ट्स है ना, दे आर A,0 एंड 0,B। मतलब इंटरसेप्ट्स मतलब क्या, कि O से लेके यहाँ तक कितना है A, तो ये X इंटरसेप्ट है, O से लेके B तक यहाँ तक कितना है B, ये B इंटरसेप्ट है। और इस लाइन के ऊपर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर गिरा है, उस परपेंडिकुलर की लेंथ हमारे पास है P, हमको शो करना है ये। तो हमने कहा ठीक है, हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, सो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म
इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1, वेयर a इज इक्वल टू x इंटरसेप्ट b इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट। ठीक है जी, क्लियर है? a क्या है? x इंटरसेप्ट, b क्या है? y इंटरसेप्ट। ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन। अब इस लाइन के ऊपर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर गिरा है और उस परपेंडिकुलर की लेंथ है p। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू द लाइन हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो चलो उस फॉर्मूले को लगाते हैं। लेकिन वहां पे जो लाइन की इक्वेशन होती थी वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होती थी। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब ax प्लस बी वाई या फिर जनरल फॉर्मेट प्लस c इक्वल टू 0। तो मैम वो जो इंटरसेप्ट फॉर्म में आपके पास है उससे पहले आप इस तरीके से लिख लो। हमने कहा ठीक है जी, बात तो सही कह रहे हो आप लोग, एलसीएम ले लो, एलसीएम ए बी आएगा, तो वो गया b वहाँ पे। सो दिस इज bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखने लगेगी। ओके, नाउ p is length of perpendicular, p is length of perpendicular from origin to the line। और लाइन क्या है आपके पास? लाइन है आपके पास bx प्लस ay माइनस ab इज इक्वल टू 0। ये ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जनरल फॉर्म। ठीक है, कांस्टेंट भी इज इक्वल टू किस साइड आना चाहिए। ठीक है जी, तो हमारे पास पॉइंट है, हमारे पास लाइन है, तो लगा देते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। तो p क्या होगा यहाँ पे? p विल बी मॉड ऑफ x और y की जगह पे जिस पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालना है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रख देते हैं। सो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे, तो x की जगह पे 0 रखो, y की जगह पे 0 रखो। दिस इज माइनस ए बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट लाइन में x एंड y के जो कोएफिशिएंट्स है उसके स्क्वायर का सम। सो दिस इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब p कुछ ऐसा आ रहा है। अब मॉड से फ्री करोगे तो ये ए बी हो जाएगा। सो p इज इक्वल टू, आप लिखेंगे p इज इक्वल टू ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, कुछ इस तरीके का आ गया, ये चेक कर लो एक बार। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का आ गया, बहुत अच्छी चीज़ है। हमको क्या लेके आना है? हमको तो कुछ ऐसा लेके आना है, 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, पता है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता अगर मैं इसको ना जनरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करती, है ना। बहुत आसानी से आंसर दिखता मुझे। मैं क्या करती, मैं इसको देखो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लाइन कैसी होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मैं सिंपल यहाँ पे -1 इक्वल टू 0 कर देती। हाँ, है ये लाइन मेरी उस फॉर्मेट की। मेरा ए कौन है? 1 अपॉन ए। मेरा बी कौन है? 1 अपॉन बी। क्या प्रॉब्लम है? राइट, ए एक्स प्लस बी वाई -1 इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में था ये, पर मैंने वहाँ पर थोड़ा एलसीएम लेके ना थोड़ा सा अपने लिए टफ कर लिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं ऐसे आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अब क्या करें अपन, इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं। नहीं, रुको, शिफ्ट नहीं करो, आपको पी स्क्वायर चाहिए ना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। सो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, सो दिस इज पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। इसको यहाँ ले आओ। सो पी स्क्वायर, एक और चीज़, आपको 1 अपॉन पी स्क्वायर चाहिए, रेसिप्रोकल कर दो दोनों तरफ। रेसिप्रोकल करोगे, सो दिस इज 1 अपॉन पी स्क्वायर एंड दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो गया। अब ये डिनोमिनेटर इसका भी है उसका भी है, राइट। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसका भी है उसका भी है, तो दे दो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चेक करो ज़रा, है ना, एलसीएम लेंगे तो यही तो आएगा। ऐसा अलग अलग कर सकती हूँ मैं इनको। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला गया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाता है? यहाँ पे मेरे पास आ जाता है 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ये दोनों गया तो 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये दोनों गए तो 1 अपॉन बी स्क्वायर। सो 1 अपॉन पी स्क्वायर मेरे पास आ रहा है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर के बराबर। तो ठीक है, अगर मैंने ऐसा भी सॉल्व कर दिया तो भी कोई समस्या नहीं, आंसर तो आ रहा है। ठीक है, प्रूफ तो हो रहा है।
आपको डायरेक्टली आंसर दिखने लगता अगर आप ये एलसीएम वगैरह नहीं लेते। क्या करते आप, इसको -1 इक्वल टू 0 कर देते। दिस इज़ योर लाइन, जनरल फॉर्मेट में है ये, बिल्कुल है। इस लाइन में डालते थे आप अपने ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स, एलसीएम लेते, शिफ्ट करते, 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाता। पर ठीक है, 3 सेकंड में आ गया, क्या जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा दिखा मुझे, मैंने स्क्वायरिंग कर दिया, फिर मुझे दिख रहा है मुझे तो 1/p² चाहिए, तो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल किया तो ये नीचे, ये ऊपर नीचे हो गया। डिनोमिनेटर इसका भी है, इसका भी अलग अलग कर सकती हूँ, साथ में लिखूंगी तो यही तो आएगा। अलग अलग किया, जो चीज़ें कैंसिल हो रही थी कैंसिल कर दिया, हैंस प्रूव हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, स्कूल वालों का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस and drawn through the point of intersections of the line this and this। ठीक है, तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। दिस इज x एक्सिस, ये रहा आपका y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ द लाइन आपको फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब आपकी जो लाइन है y एक्सिस से पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, और ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। और ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको फाइंड करना है वो y एक्सिस से पैरेलल होना चाहिए, और ये लाइन ड्रॉ करनी है आपको फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन, x - 7y + 5 = 0 एंड 3x + y = 0। ज़रूरी नहीं है कि डायग्राम सही बनाए, ये डायग्राम मैंने बनाया है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्वेश्चन वाला क्या चाह रहा है। ठीक है, तो मैंने हल्का सा इमेजिन करने की कोशिश करी। स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन को अगर देखो, हो सकता है अपन ये जो डायग्राम बना रहे हैं ना, अपन ये अपने लिए बना रहे हैं, खुद समझने के लिए बना रहे हैं कि चाह क्या रहा है क्वेश्चन वाला, क्योंकि ऐसे अगर रीड करोगे ना तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे एक रफ वर्क में एक रफ डायग्राम हमने बना लिया कि इसको एक लाइन की इक्वेशन चाहिए जो y एक्सिस से पैरेलल हो, और साथ में वो लाइन जो y एक्सिस से पैरेलल है, ये लाइन निकली है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन, मतलब इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये निकलती है और y एक्सिस से पैरेलल है। मुझे मेरी इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। अब याद करो, वन शॉट रिवीजन में मैंने आप लोगों को वर्टिकल लाइन की इक्वेशंस फाइंड करना सिखाया था, क्योंकि वो कंसेप्ट्स रिकॉल करने पड़ेंगे यहाँ पे। अगर ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, दिस इज माय x एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस है, ठीक है, दिस इज y एक्सिस। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, कोई बता सकता है? इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। मैम आपने हमें सिखाया था कि इस लाइन पे जितने भी x वाले पॉइंट होंगे ना मैम, सब x वाले पॉइंट, जितने भी x वाले पॉइंट होंगे अपने कोऑर्डिनेट में, जब आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखोगे इन हर एक पॉइंट का, तो मैम इन सब में x वाले जो पॉइंट होंगे ना मैम, वो कांस्टेंट होंगे, वो फिक्स होंगे, लेकिन मैम y वरी करेगा। ठीक है, x कांस्टेंट रहेगा, y वेरी करेगा। तो एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो y एक्सिस से पैरेलल है, वो होता है x = कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट क्या है तो बस देख लो, इसने इसको कहाँ कट किया है, क्योंकि जो पॉइंट ये है वो ही सारे x है। तो सपोज a, 0, तो x = a क्या हो जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये तो श्योर है कि हमें उस लाइन की जो इक्वेशन फाइंड करना है विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, दैट इज गोइंग टू बी x = सम कांस्टेंट। अगर ये लाइन यहाँ होती सपोज, तो ये x = -a होता। ओके, तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है। फ्रॉम दिस डिस्कशन इट इज क्लियर कि इसका आंसर x = कांस्टेंट होगा। अब वो कांस्टेंट कैसे पता चलेगा? जब आपको यहाँ के x वाले पॉइंट पता चल जाए। तो वो x वाले पॉइंट कैसे पता चलेंगे? है तो फिक्स, बस x का पॉइंट चाहिए। फिर आप क्वेश्चन के जरा सेकंड पार्ट को रीड करो। हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जो y एक्सिस से पैरेलल है, लेकिन वो लाइन निकली है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस।
तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व करके आपको सपोज कोऑर्डिनेट a, b मिल गया, यानी ये पॉइंट क्या है a, b, मतलब यहाँ पे x का पॉइंट क्या है a, तो इस हर जगह पे x का पॉइंट क्या होगा a होगा, मतलब कांस्टेंट होगा, यानी इस लाइन का यहाँ से डिस्टेंस कितना है a है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी x = a। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको रोड मैप दे दिया है। ठीक है, अब काम पे लगते हैं। तो बस डायग्राम बनाया अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हो सकता है वो डायग्राम, हो सकता है कि इसका फिगर कुछ ऐसा बन रहा हो, मैंने यहाँ बनाया तो मुझे सपना थोड़ी आएगा, मैं तो बस इमेजिन कर रही हूँ, हाँ ठीक है चलो ऐसा कुछ है, क्वेश्चन ऐसा कुछ कहना चाह रहा है, अपने मैंने कंसेप्ट पे काम कर लिया। कोई लाइन अगर y एक्सिस से पैरेलल है तो x = कांस्टेंट होता है, अब वो कांस्टेंट क्या है कैसे पता चलेगा, तो इन्हें कहा था कि भाई ये लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकली है, तो इनका जो x होगा वही इस लाइन का x हो जाएगा और x = a वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, वो a क्या है वो पता करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो आप। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, लाइन क्या है x - 7y = -5, उसको थोड़ा अच्छे से लिख लिया। दिस इज 3x + y = 0। मैं तो एलिमिनेशन लगाती हूँ। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज 7 × 3 = 21, ये 7y हो जाएगा और 7 × 0 तो भाई 0 ही होता है। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अच्छी बात है, कैंसिल आउट हो रहा है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सो 22x = -5, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है -5/22। चेक करो एक मिनट, x की वैल्यू कितनी आ रही है -5/22, यही आ रही है क्या? 7 से मल्टीप्लाई किया, हाँ -5/22। ठीक है, ये x आ रहा है, y निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, x = -5/22। अभी आपको पूरा कंसेप्ट समझाया मैंने ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो x की वैल्यू -5/22 आ गई, y निकालना है तो निकाल लेना। फिर आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस, और इसका y वाला पॉइंट इज इक्वल टू x = -5/22। तो इस तरीके से इसका आंसर है। ठीक है, आप एक काम करेंगे क्या, यहाँ से y वाला पॉइंट निकाल लेंगे किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट करके, फिर आप पूरी एक लाइन चिपकाएंगे। क्या आप लाइन चिपकाएंगे कि इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड दिस इज x = -5/25, दैट्स इट, और कोई भी आपका आंसर गलत नहीं कर सकता। क्लियर है कंसेप्ट, क्या चाह रहा था क्वेश्चन, मैंने पहले ही समझा दिया क्यों आया ये आंसर। मैं चाहती डायरेक्टली भी ऐसे लिखती हूँ, तो क्या कर रहे हो मैम। ठीक है, तो इसलिए पहले डायग्राम बनाया, समझा, कंसेप्ट को रिकॉल किया, लिंकेज बनाया और फिर अपने आंसर तक पहुंचे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन 24, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस। ठीक है, आपको एक लाइन की इक्वेशन बताना है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन थ्रू द पॉइंट, और वो लाइन कहाँ से बनानी है आपको, थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस। सबसे पहले इस लाइन को बनाते हैं। ये लाइन कैसी है, ये रहा आपका कार्टेशियन प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन है, तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा 4,0 और ये वाला पॉइंट क्या होगा 0,6। ठीक है, ओके जी। अब आपको उस लाइन की इक्वेशन बताना है जो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, और वो लाइन निकलती है थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस। ठीक है, तो जहाँ पे आपकी ये वाली लाइन y एक्सिस को मीट करती है ना, यहाँ से जा रही है आपकी ये लाइन L। आपको इस लाइन L की इक्वेशन बताना है जो निकलती है y एक्सिस के उस पॉइंट से जहाँ पे आपकी ये वाली लाइन मीट कर रही है, और ये जो है लाइन है परपेंडिकुलर है आपकी इस लाइन से। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, ओके। मतलब मेरे पास इस लाइन का पॉइंट है 0,6, ओके जी, और ये लाइन है a, b, AB, और ये है L1। मुझे L1 की इक्वेशन चाहिए, तो L1 का मेरे पास पॉइंट है जहाँ से वो निकल रहा है। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने पढ़ा है। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहता है,
कि अगर आपके पास एक पॉइंट है जिससे आपकी लाइन जा रही है और अगर आपके पास इस लाइन की स्लोप है तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से उस लाइन की इक्वेशन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई लाइन एल है, वो पास करता है फ्रॉम द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, और उस लाइन की जो स्लोप है दैट इज एम, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो इसी तरीके से इस केस में लाइन L1 जिसकी इक्वेशन मुझे चाहिए उसका पॉइंट मेरे पास है, क्योंकि इन्हें कहा है कि वो लाइन परपेंडिकुलर है आपकी इस लाइन से, और वो लाइन कहाँ से निकलती है, थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस, जहाँ पे ये वाई एक्सिस को मीट कर रहा है, ठीक है, वहाँ से ड्रॉ करना है। तो ठीक है, पॉइंट है, बस L1 की स्लोप चाहिए, तो स्लोप फाइंड करना इज ऑल्सो नॉट अ समस्या। क्यों, L1 परपेंडिकुलर है AB से, मैं नहीं कह रही, क्वेश्चन ने कहा है परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया है, तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। बस बन गया काम, चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB क्या होगा, दोनों पॉइंट है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 कर दो, सो 0 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0 माइनस 6 अपॉन 4, कट कर लो इसे, -3 अपॉन 2, ठीक है जी, AB की स्लोप आ गई। अब स्लोप ऑफ AB इनटू स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू -1 होगा। वाई, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, लिख दो यहाँ पे, बिकॉज L1 इज परपेंडिकुलर टू ABG, ठीक है, AB से परपेंडिकुलर है G, ठीक है, सो L1 इज परपेंडिकुलर टू AB। तो स्लोप ऑफ L1 क्या होगा, स्लोप ऑफ L1 इज गोइंग टू बी -1 अपॉन स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ AB क्या है, -3/2, माइनस से माइनस उड़ जाएगा, अच्छे से लिखोगे इसको तो ये 2/3 हो जाएगा। ये आपकी L1 की स्लोप आ गई। अब L1 की स्लोप है, L1 का वो पॉइंट है जिससे वो गुजर रहा है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म बना लो। पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से, पॉइंट स्लोप फॉर्म के हेल्प से आपको अपने L1 की इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू 2/3 x माइनस x1, यही बनेगा ना 0,6 से, सो y माइनस 6 इज इक्वल टू 2/3 x माइनस 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो आप लोग इसको, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, क्रॉस कर दो, सो दिस इज 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 2x, सही बात है, और सिंप्लीफाई कर लो, -2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस इज 2x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो परपेंडिकुलर थी उस लाइन से और वो पास कर रही थी वेयर इट मीट्स द y एक्सिस, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, सिंपल था, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगाई, इंटरसेप्ट फॉर्म को हम समझ चुके हैं, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 है, तो ये x इंटरसेप्ट वो y इंटरसेप्ट, पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, काम हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट 3 लाइन्स दिस मे इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। ओके, आपको p की वैल्यू बताना है और ये तीनों लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं 1 पॉइंट पे। कोई 3 लाइन्स है, सपोज दिस इज L1, ठीक है, L2, L3, ये तीनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ऐसा कुछ इनने कहा है, आपको बस P बताना है। तो अगर कभी लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? मैम अगर मान लीजिए L1 L2 इंटरसेक्ट कर रहा है तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप क्या करते हो? मैम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी हमको वही करना है, ठीक है, लेकिन इस बार क्या है, हमारे पास 3 इक्वेशंस है, तो वो 3 इक्वेशंस क्या है, एक बार उनको लिख लो आप। 3 इक्वेशंस है, 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, थोड़ा ऐसा लिख दिया मैंने इसको, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, px प्लस 2y इज इक्वल टू 3, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस y इज इक्वल टू 3, दिस इज माई थर्ड इक्वेशन, ठीक है जी, हमने तीनों इक्वेशंस को लिखा। अब अगर ये इक्वेशंस इंटरसेक्ट करती हैं तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा,
विच विल बी कॉमन। ठीक है, ये तीनों इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इन तीनों का एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको इसको और इसको तीनों को सेटिस्फाई करेगा। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले कैसे? तो यहाँ पे अगर आप देखें इक्वेशन 1 और 3 को आप सॉल्व कर दो, तीनों इंटरसेक्ट कर रही है ना, 1 भी इंटरसेक्ट कर रही है, 2 भी इंटरसेक्ट कर रही है और 3 भी इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे। तो इन तीनों का एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, राइट? तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करने के लिए मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व कर रही हूँ। मैम व्हाई नॉट इक्वेशन नंबर 2? अगर मैंने इक्वेशन 2 को उठा लिया तो यहाँ पे एक अननोन बैठा है p, और उसकी वजह से मुझे x का कोऑर्डिनेट नहीं मिल पाएगा या फिर y का कोऑर्डिनेट नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को उठा के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगी। मुझे आसानी से मेरे x एंड y मिल जाएंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, और जैसे ही मुझे मेरे x एंड y मिल जाएंगे, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डेफिनेटली इज गोइंग टू सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही मैंने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को साइमल्टेनियसली एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व किया, मुझे मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सपोज इन दोनों को सॉल्व करने पे यहाँ मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे इस लाइन 3 को भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि तीनों का कॉमन पॉइंट है ना, वो एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो अगर फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके एक्स वाई निकाला तो वो एक्स वाई डेफिनेटली 2 को सेटिस्फाई करेगा। जब वो 2 को सेटिस्फाई करेगा, यहाँ एक्स वाई रख देना, सॉल्व करना, आपको p मिल जाएगा। कहानी क्लियर है क्वेश्चन की? तो चलो काम पे लगते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड 3 को। सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, पहली एंड तीसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ठीक है, सो पहली इक्वेशन क्या है आपके पास? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तीसरी इक्वेशन क्या है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इन तीनों को सॉल्व कर, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। ठीक है जी, तो सॉल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन से, ये चला गया, ये बनेगा 5x इज इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1। x की वैल्यू 1 यहाँ रख दो या फिर यहाँ रख दो, जहाँ रखना है वहाँ रख दो। चलो यहाँ रख देते हैं। तो x की वैल्यू 1 अगर यहाँ रखा, सो 3 प्लस वाई इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 मतलब -1, सो y कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1, -1 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि तीनों का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। देयरफॉर 1, -1 विल सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन नंबर 2 को भी। सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या है? x एंड y की जगह पे ये वाला पॉइंट रख दीजिए आप लोग। सो दिस विल बिकम p इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 3, कुछ ऐसा बन जाएगा। p इंटू 1 इज p, दिस इज -2 इक्वल टू 3, मतलब p कितना आ गया? 5, और ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। 3 लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन तीनों का एक पॉइंट ऐसा होगा जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा। मैंने उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 की हेल्प ले ली। यहाँ लगाया मैंने एलिमिनेशन मेथड और मुझे आसानी से x एंड y मिल गया। सिंस वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दो लाइन का, तो डेफिनेटली वो जो पॉइंट है मेरी इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई किया मैंने, x y की जगह पे रख दिया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई, और इस तरीके से इक्वेशन कंप्लीट हो गया। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स दिस एंड दिस दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। ठीक है, ये लाइन पकड़ लो, इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ओके, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। तो इन दो लाइन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास कर रही है और इस लाइन के इक्वल इंटरसेप्ट है एक्सिस पे। मतलब अगर ऐसा कुछ डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है, तो ये रही वो दो लाइन, यहाँ पे कहीं इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से ये लाइन निकल रही है
और ये जो लाइन है ना, इसके एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट है, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। ये रफ फिगर है सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। इनने कहा उस लाइन की इक्वेशन बताइए जो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकलता है और उसके एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितना है उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक है। मतलब अगर ये मेरा a,0 है और ये अगर 0,b है तो दीज टू आर इक्वल, ऐसा इनने कहा है। इंटरसेप्ट की बात की है तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन की हेल्प से हम इक्वेशन बनाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये जो लाइन निकली है ना, ये इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकली है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म पे जाएंगे, फिर क्योंकि इंटरसेप्ट्स बराबर हैं तो b को a की जगह रिप्लेस करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को डिवाइड कर लो, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके सॉल्व करो। इनने कहा है उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकला है। तो सबसे पहले इन दोनों लाइन से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ओके, सो मेरे पास जो लाइन है 4x, आप लिख सकते हैं यहाँ पे लेट P be the point of intersection. Let P be the point of intersection of line 4x plus 7y is equal to 3. इसको वहाँ ले गए. This is 2x minus 3y is equal to minus 1. ठीक है. जो P है that is the point of intersection of these two lines. तो चलो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। कैसे? इसको सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन लगाते हैं। एलिमिनेशन लगाने के लिए क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। किससे? इसको 3 से कर दो मल्टीप्लाई, इसको 7 से कर दो मल्टीप्लाई। तो जब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 3 4 are 12, 3 7 are 21, 3 3 are 9। यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 are 14, 7 3 are 21 और ये 7 इंटू -1 इज -7। कुछ ऐसी इक्वेशन दिख रही है, इसको साइमल्टेनियसली आप सॉल्व कर दो। ये चले गए, 4 2 6, 26x इज इक्वल टू 2, ऐसा कुछ आया ये 7 8 9, ठीक है। सो x कितना आ रहा है? 2/26 और 2/26 क्या होता है? 1/30। सो दिस इज x। अब y भी चाहिए तो किसी भी एक लाइन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलो यहाँ रख देते हैं x की वैल्यू, ठीक है। So this is 2 into 1/13 minus 3y is equal to -1. So ये बनेगा -3y is equal to -1 minus 2/13, यानी कि कितना आ रहा है? -3y is equal to -13 minus 2/13. 13 minus 2, -13 minus 2 is -15. So this is -15/13. माइनस से माइनस चला गया, 3 को यहाँ पे लेकर आ जाओ तो y कितना आ रहा है? 15/39। तो ये y आ गया, वो x आ गया। सो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1/13 एंड 15/39। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपकी लाइन जा रही है और वो लाइन एक्सेस को इक्वल इंटरसेप्ट्स पे कट कर रही है। तो हमने कहा ठीक है। इतना काम करने के बाद हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 होता है, वेयर a होता है आपका x इंटरसेप्ट एंड b होता है आपका y इंटरसेप्ट। ठीक है जी, a होता है x इंटरसेप्ट, b होता है y इंटरसेप्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे इक्वल इंटरसेप्ट्स है, यानी a आपके b के बराबर है। तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन बनेगी x/a प्लस y/b, a के बराबर है तो b की जगह पे a, दिस इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो तो x प्लस वाई और फिर a को यहाँ शिफ्ट कर दो, ठीक है। अब ये लाइन
पास करती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया 1/13 एंड 15/39। सो 1/13 एंड 15/39, 15/39 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, कैसे? 15/39 है ना, सो 3 1 जा 3 3 जा, चलो यहाँ पे लिखो 3 1 जा 3 3 जा एंड दिस इज 5/13, ये सही है। 1/13 एंड 5/13 से, सो ये पास करता है 1/13 से एंड 5/13 से, आपकी इक्वेशन नंबर 1 पास करती है। सो यहाँ पे ये सेटिस्फाई भी करेगी, इसको रख दो ये पॉइंट यहाँ पे, तो ये क्या आएगा 6/13 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 6/13 आ गई। नाउ इस a को यहाँ रख दो, तो इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6/13। 13 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 13 को यहाँ शिफ्ट करोगे मतलब 13 को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बनेगा 13x प्लस 13y माइनस 6 इक्वल टू 0, और ये रही आपकी वो लाइन की इक्वेशन। इस क्वेश्चन ने कहा था कि उस लाइन की इक्वेशन बताना है जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकल रही है और उसके इंटरसेप्ट्स इक्वल है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकल रही है, तो सबसे पहले हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया। अब इंटरसेप्ट्स इसके इक्वल आते हैं, तो मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन पे हम चले गए। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन पे हम गए, हमने इक्वेशन लिखा, फिर इस क्वेश्चन में हमारे इंटरसेप्ट्स बराबर थे, तो इसको फिर ऐसा बना दिया। अब क्योंकि ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास कर रही है, राइट, आपने डायग्राम इमेजिन किया है, हमने रफ डायग्राम, तो यहाँ पे रखा, हमें ए मिल गया, फिर ए को यहाँ रख दिया, इक्वेशन बना दी, सिंपल, ठीक है। अब ये डायग्राम अगर मैं रफ में नहीं बनाती तो मुझे इमेजिन नहीं होता, ठीक है। सो ये रफ फिगर है, ठीक है, ये रफ वर्क में मैंने काम किया है, तो अब मुझे ना पता चल गया कि क्या चाहिए क्वेश्चन को, किस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। सो क्वेश्चन 26 कंप्लीटेड। चलो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कहता है फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन through the point, a straight line must be drawn through the point this, so that its point of intersection with the line x plus y equal to 4, ठीक है, यहाँ से एक लाइन जो जा रही है, ठीक है, so that its point of intersection with the line may be at a distance of 3 units from this point। आपको इस लाइन का डायरेक्शन बताना है। क्वेश्चन ने कहा है आपसे कि आपको बताना है डायरेक्शन एक स्ट्रेट लाइन का। आपको क्या बताना है, डायरेक्शन बताना है एक स्ट्रेट लाइन का, और उस स्ट्रेट लाइन की खासियत क्या है, वो जो स्ट्रेट लाइन है वो इस पॉइंट से आपने ड्रॉ किया है, और वो लाइन इंटरसेक्ट करती है इस लाइन के ऊपर, और जहां पे वो इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट से आपने इस लाइन के ऊपर एक लाइन गिरानी है, और जहां पे वो इंटरसेक्ट करता है वो डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस 3 यूनिट्स का है। तो आप हमें इस लाइन का डायरेक्शन बता दो। कौन सी लाइन का डायरेक्शन बताना है आपको बेसिकली इस वाली लाइन का। सपोज ये P पॉइंट है, ये R पॉइंट है, और ये ओरिजिनल लाइन जो क्वेश्चन वालों ने दी है। तो क्वेश्चन वाले आपसे ये चाहते हैं कि हम आपको एक पॉइंट और एक लाइन दे रहे हैं। अब आप हमारी बात सुनो, इस पॉइंट से आपको एक लाइन गिरानी है इस गिवन लाइन के ऊपर, और ये जो लाइन है आपकी PR, ओके, ये इंटरसेक्ट करती है x प्लस वाई इक्वल टू 4 को एट पॉइंट R पे। अब इंटरसेक्ट करती है तो कुछ कोऑर्डिनेट होगा, सपोज h, k। अब ये जो डिस्टेंस है PR का, दैट इज 3 यूनिट्स। अब जल्दी से हमें PR का डायरेक्शन बता दो। अब डायरेक्शन कैसे बताते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन बताने का मतलब है स्लोप बता दो, क्योंकि बेसिकली जो स्लोप होती है लाइन की वो उसका डायरेक्शन बताती है, ठीक है। तो डायरेक्शन शब्द का यूज़ किया है तो टेंशन नहीं लेना कि मैम ये तो कंसेप्ट पढ़ाया नहीं आपने। डायरेक्शन का मतलब है स्लोप बताना है आपको बेसिकली PR की जो भी स्लोप होगी उस स्लोप को देख के हम लाइन के डायरेक्शन के बारे में कुछ कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, PR की स्लोप चाहिए। अब आप याद करो, स्लोप फाइंड करने के लिए हमने सिर्फ 2 तरीके सीखे हैं। या तो हमारे पास इंक्लिनेशन हो तो स्लोप हम फाइंड कर ले m इज इक्वल टू tan थीटा वाले फॉर्मूले से, या फिर हमारे पास एक लाइन के 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो हम स्लोप फाइंड कर ले फॉर्मूला m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 से।
इस क्वेश्चन में इसके बारे में तो कुछ चर्चा करी नहीं है, लेकिन हाँ हमें दिख रहा है पी आर की स्लोप चाहिए और पी के कोऑर्डिनेट्स है, आर के कोऑर्डिनेट्स अगर हम कैसे भी फाइंड कर ले तो हमारे पास आर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अभी तो अजम्पशन है एच कॉमा के, हमें करना है फाइंड। अगर एच कॉमा के हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाते हैं तो यूजिंग दिस फॉर्मूला हम अपने पी आर की स्लोप निकाल लेंगे, पी आर की। ठीक है, क्लियर है? तो कैसे निकाल सकते हैं? ये h और k फाइंड करना अपना पूरा प्लान है इस क्वेश्चन में, कैसे भी करके h कॉमा k फाइंड करना है। तो ठीक है, समझ गए मैम, हमारा टारगेट है h कॉमा k फाइंड करना, सो दैट इस फॉर्मूले की हेल्प से स्लोप निकाल लें। ये तो है, बस इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। तो मैम अगर हम थोड़ा सा काम करें ना इस पर, तो हमारे दिमाग में दो आइडिया आ रहे हैं। क्या आइडियाज़ आपके दिमाग में? मैम सबसे पहली चीज़, आपका टारगेट है h कॉमा के निकालने का। ज़रा आप ध्यान से देखिए h कॉमा के किसके ऊपर लाई कर रहा है। तो h कॉमा के लाई करता है लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 पे। देखो ना, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, और अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इसका तो मतलब ये है कि वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करता है। यानी यहाँ पे x एंड y की जगह पे हम लोग h और k रख सकते हैं, राइट। तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी h प्लस के इक्वल टू 4। ठीक है मैम, फिर आप देख सकते हो कि पी आर का डिस्टेंस दिया है आपको। पी आर का डिस्टेंस क्या है? 3 यूनिट्स। p के कोऑर्डिनेट्स हैं, r के कोऑर्डिनेट h कॉमा k में है, लेकिन पी आर का डिस्टेंस 3 है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ से भी h और k के टर्म्स में कोई रिलेशन बना सकते हैं। तो यहाँ से भी h एंड k के टर्म्स में रिलेशन है, वहाँ से भी h एंड k के टर्म्स में रिलेशन है। तो जब हम उसे सॉल्व करेंगे 110% हमें हमारे h और k की वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे ही हमें h एंड k की वैल्यू मिल जाएगी, हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और स्लोप फाइंड करने का इस फॉर्मूले को लगा देंगे। स्लोप मिल जाएगी तो लाइन की डायरेक्शन भी मिल जाएगी। पूरी कहानी क्लियर है क्वेश्चन की? ठीक है, अब इस पे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखने वाले हैं लेट h comma k, let r, that is h comma k, be the point of intersection, be the point of intersection of a line drawn from P minus 1 comma 2, ठीक है, drawn from the point P minus 1 comma 2 to the line x plus y is equal to 4। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि R पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो यहाँ से निकला है इस लाइन के ऊपर। अब आप लिखेंगे since R, that is h comma k, lies on line x plus y is equal to 4, therefore हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग? therefore, अब उस पर लाई करता है तो भाई सेटिस्फाई भी करेगा, h plus k is equal to 4, और यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं 4 minus h। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ distance between P minus 1 comma 2 and R h comma k is given 3 units। ठीक है जी, ये डिस्टेंस कितना गिवन है आपको? 3 यूनिट्स गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन P माइनस 1 कॉमा 2 टू R h कॉमा k इज इक्वल टू कितना है आपके पास? 3 यूनिट्स है। तो अप्लाई कर दो डिस्टेंस फॉर्मूला। तो जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे आप तो पी आर क्या होगा? पी आर होगा अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, h माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब h प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, k माइनस 2 का होल स्क्वायर। और पी आर का डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट्स। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें अंडर रूट को हटाने के लिए, तो ये बन जाएगा 9 इज इक्वल टू h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 से हमने k की वैल्यू फाइंड करके रखी है, दैट इज 4 माइनस एच। तो यहाँ पे हम 4 माइनस एच रख दें k की जगह पे। ठीक है, तो ये बनेगा 9 इज इक्वल टू h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k
k की जगह पे हम रख रहे हैं 4 माइनस एच माइनस 2 का होल स्क्वायर। चेक कर लो आप लोग, ठीक है। तो फिर अब ये क्या बन जाएगा, 4 माइनस 2 मतलब कि 2। सो यहाँ पे तो मुझे मिल रहा है 4 माइनस 2 मतलब 2। सो ये बन जाता है 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब ओपन कर देते हैं, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए आप लोग। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा एच स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h। यहाँ पे आ जाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h, ठीक है जी, माइनस 4h इज इक्वल टू क्या है, 9 है। सो एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज 2h स्क्वायर, 2h माइनस 4h इज माइनस 2h। 4 और 1 5, 9 माइनस 5 इज 4, तो यहाँ पे जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0। एक बार चेक करो जल्दी से, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2h स्क्वायर माइनस 2h, 4 और 1 5, 9 माइनस 5 इज 4, इधर आएगा तो माइनस 4। 2 कॉमन ले लो आप लोग, तो 2 कॉमन ले लोगे, सो दिस इज एच स्क्वायर माइनस एच माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे अब आप लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दो, ठीक है। तो ये बनेगा एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस एच माइनस 2 इक्वल टू 0। इस तरीके से कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 2 देगा, प्लस माइनस करने पे माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं h यहाँ से, सो ये बनेगा h माइनस 2, ओके। यहाँ से 1 कॉमन ले लो, h माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी h प्लस 1, और ये है h माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी h की वैल्यू माइनस 1 है और h की वैल्यू 2 है। h की 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो अगर h की 2 वैल्यूज है तो k की भी 2 वैल्यूज आएगी। तो जब h आपका माइनस 1 है वहाँ रखो तो k कितना आ जाएगा, k आ जाएगा 5, ठीक है। h जब आपका 2 है तो 4 में से 2 गया इस 2, तो k आ जाएगा 2। यानी जो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, -1,5 और 2,2। -1,5 -1,5 यानी -1,5 है एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है अपने पास 2,2। ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए हैं। आर के आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स है, -1,5 एंड 2,2। तो ठीक है जी, कोई समस्या नहीं है। हमारे पास आर के 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दैट इज आर इज इक्वल टू -1,5 और दूसरा आर है हमारे पास, और आर इज इक्वल टू 2,2। अब एक चीज आप सोच रहे होंगे कि मैम एक पॉइंट था, ठीक है, एक पॉइंट था, एक लाइन थी, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आ रहे हैं मैम? इस पॉइंट से जिसका कोऑर्डिनेट है -1,2, तो मैम यहाँ पे एक आ रहा है -1,5, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है -1,5, और एक आ रहा है 2,2। तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है मैम? क्यों नहीं हो सकता? इनने शर्त क्या दी थी आपको, एक पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर ये गिर रहा है, तो कैसे गिर रहा है कि भाई डिस्टेंस 3 यूनिट्स है। तो डिस्टेंस 3 यूनिट हो सकता है ना, इधर भी हो इधर भी हो, तो ठीक है 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा वाला बना हो या फिर हो सकता है ऐसा डायग्राम बना हो। तो यस 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन सकते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि इनने ऐसा नहीं कहा था कि सिर्फ इट हैज़ ओनली 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और सिर्फ ऐसा एक ही पॉइंट आपको मिलेगा जो इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है उनको जोड़ने पे 3 यूनिट्स थे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक पॉइंट से आपको 2 लाइंस भी मिल सकती हैं जिनका डिस्टेंस 3 यूनिट का हो, राइट। तो ये पॉसिबल है, कोई समस्या नहीं है, 2 आर आपके आ सकते हैं। हमें बात करनी थी स्लोप की, तो अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ पी आर। तो पी आर की कैसी कैसी स्लोप बन सकती है? तो स्लोप ऑफ पी आर, हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट्स भी थे, p के कोऑर्डिनेट्स थे -1,2, तो स्लोप ऑफ पी आर क्या होगा, y2 - y1 5 - 2 अपॉन x2 - x1 -1 -1, यानी ये क्या आ रहा है, 5 में से 2 गया 3, और नीचे आ रहा है -1 + 1, यानी कि 3/0। समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो इसका क्या मतलब है, स्लोप ऑफ पी आर नॉट डिफाइन है, इसका मतलब पी आर कैसी लाइन है? इसका मतलब पी आर एक वर्टिकल लाइन है। याद कीजिए वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या होती है, नॉट डिफाइंड।
इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर जो पी आर है इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। पी आर कैसा है, वाई एक्सिस से पैरेलल है। ठीक है, फिर बात करते हैं स्लोप ऑफ पी आर की। जब कोऑर्डिनेट आपका 2, 2 है तो ठीक है जी, y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 सो 2 प्लस 1 दैट मीन्स 0/3 मतलब कि 0। पी आर की स्लोप 0 है। कौन सी लाइन की स्लोप 0 होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 होती है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि जो पी आर है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब इनको जो लाइन की डायरेक्शन चाहिए थी वो लाइन की डायरेक्शन क्या है, आइदर इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस और इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, देयरफॉर आप लिख देंगे देयरफॉर लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये इसका डायरेक्शन आ गया। ठीक है, मतलब अगर ये कोई मेरी लाइन थी x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है, इस तरीके से, तो अगर ये पॉइंट है P तो पी आर कैसा बना है, या तो पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस बना है या तो, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कुछ ऐसा। तो इन दोनों ही केस में इसका डिस्टेंस कितना भी है इस लाइन से, अगर थोड़ा अच्छे से बनाए इसको, तो दोनों ही केस में डिस्टेंस 3 यूनिट्स यहाँ पे भी है, 3 यूनिट्स यहाँ पे भी है। हो सकता है एक पॉइंट का एक लाइन से इस वाले पॉइंट पे भी और इस वाले पॉइंट पे भी 3 यूनिट्स का डिस्टेंस हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, सेम हो सकता है ना, तो बस यहाँ पे वही हो रहा है। तो अगर आपका r का कोऑर्डिनेट -1,5 है, ठीक है, तो जो पी आर है दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और अगर r का कोऑर्डिनेट आपका 2,2 है, इसका मतलब पी आर इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लाइन है जिसे हम इस पॉइंट P से, जिसका कोऑर्डिनेट -1,2 था, और एक लाइन के ऊपर ड्रॉ किया था x प्लस वाई इक्वल टू 4, और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से डिस्टेंस कितना था, 3 यूनिट्स। तो ऐसी जो लाइन आपकी बनेगी ना, उसके 2 डायरेक्शंस पॉसिबल है, या तो पैरेलल टू वाई एक्सिस या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है क्वेश्चन? तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे किसी को टेंशन तो नहीं होगी थी मैम समथिंग अपॉन 0 आ रहा है, तो क्या हुआ, वर्टिकल लाइन जो होती है वो लाइन जो वाई एक्सिस से पैरेलल है उसकी स्लोप नॉट डिफाइन ही तो होती है। तो बस समझ गए थे, नॉट डिफाइन है स्लोप मतलब पी आर कैसा है, पैरेलल है वाई एक्सिस से। स्लोप अगर 0 है मतलब पी आर कैसा है, एक्स एक्सिस से पैरेलल है। ठीक है, सो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छे कंसेप्ट इसमें यूज हुए, एग्जाम में आ सकता है। तो एग्जाम में ना ऐसे ही खेलते हैं ये लोग, डायरेक्शन बता दो। आप सोचोगे कैसे बताएंगे, आप तो बस क्वेश्चन पे ध्यान दो। डायरेक्शन का मतलब कुछ नहीं, स्लोप ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे r के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने की कोशिश करी। कैसे, r है लाइन के ऊपर और r जो है P से उसका डिस्टेंस भी गिवन था। ठीक है, सो ये तो रफ फिगर है, ये मत सोचना कि ये मेन फिगर है, दिस इज रफ फिगर। ये सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बनाएंगे अपनी कॉपी में, ताकि आपको पता चले करना क्या है। इसका डायग्राम ये नहीं है, ये सिर्फ हमने को स्टार्टिंग में हमें नहीं पता था ना कि पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा या एक्स एक्सिस होगा, तो बस उस क्वेश्चन को पढ़ के हमको जो जो समझ में आया हमने वो ड्रॉ किया, ताकि हमें एक बार इमेजिनेशन हो सके और हम क्वेश्चंस में आगे काम कर सके। इसका जो रियल डायग्राम बनेगा, राइट, वो रियल डायग्राम क्या बनेगा, इसका रियल डायग्राम ये बनेगा। अब ये मैं स्टार्टिंग में तो नहीं बना सकती थी, क्योंकि मुझे सपना थोड़ी आएगा कि लाइन मेरी वाई एक्सिस से पैरेलल है या एक्स एक्सिस से पैरेलल है। तो स्टार्टिंग में तो हर कोई इंसान इसमें फिगर ऐसा ही बनाएगा। ठीक है, ये रफ फिगर है सिर्फ समझने के लिए कि कहना क्या चाहता है क्वेश्चन वाला। ठीक है, तो इसको बना के हमें इतना समझ में आ गया था कि हाँ ये इसके ऊपर है और डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, तो इससे हमने अपने एच एंड के निकाले। फिर हमें पता है कि अगर पी आर का डायरेक्शन चाहिए तो पी आर की स्लोप चाहिए। स्लोप जब हमने निकाली तब हमको पता चला कि भाई इसका डायग्राम तो ऐसा है। ठीक है, ये लास्ट में चाहो तो बना देना, वो जो अपन ने स्टार्टिंग में बनाया वो सिर्फ रफ वर्क में बनाना। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अच्छा, एक और चीज सुनो, देखो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही थी कि 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं, राइट। कोई भी नॉर्मली अगर क्वेश्चन को सॉल्व करता तो ये चीज़ नहीं सोच पाता कि इसमें 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, तो हम भी नहीं सोच पाए, हमने भी सिर्फ यहाँ पे 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा। लेकिन हुआ क्या, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। तो इसको थोड़ा और अच्छे से अगर आप प्रेजेंट करना चाहें ना, तो यहाँ पे इसको मेंशन मत करो, लेट h, k बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन। फिर लिखना सिंस ये लाई करता है लाइन के ऊपर, ठीक है, तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा।
फिर आपने डिस्टेंस बिटवीन ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में आपने डिस्टेंस निकाला। ओके, डिस्टेंस निकाल लिया आप लोगों ने, तब आपको पता चला कि जो h और k की वैल्यूज आ रही है वो तो 2 आ रही है। तो जब आपको लास्ट में यहाँ पे पता चला है कि 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, तो पता है आप क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये करना काम कि देखो जी, एक को आप बोल दो लेट ये r है एंड दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कह दो ये q है। ठीक है, लेट दिस बी r एंड दिस बी q। फिर यहाँ पे निकाल लो स्लोप ऑफ, ये क्या निकाला आपने, pr, ये pr की स्लोप है और ये क्या है, स्लोप ऑफ pq। ठीक है, अब जब आपने pr की स्लोप निकाली तो y2 माइनस y1, राइट, तो pr पैरेलल टू y एक्सिस आया। फिर जब आपने pq की स्लोप निकाली तो आपका pq क्या आ रहा है, पैरेलल टू x एक्सिस आ रहा है। मतलब कुल मिला के आपकी जो लाइन है, ठीक है, वो अगर ये pr है तो ये क्या बोला मैंने, pq, क्योंकि 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉसिबल है, यानी आपकी लाइन के 2 डायरेक्शंस हो सकते हैं। तो हमने कहा लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस और इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, डिपेंड करता है कि r की कौन सी वैल्यू ली जा रही है। तो इसके 2 पॉसिबल आंसर्स हैं, राइट। तो स्टार्टिंग में तो हमने एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया था, लेकिन जब हमने सॉल्व किया इसको यहाँ पे तब हमें पता चला कि भाई 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मतलब 2 टाइप की स्लोप पॉसिबल है, 2 टाइप की स्लोप पॉसिबल है तो 2 टाइप की डायरेक्शंस पॉसिबल है। तो बस इसीलिए डायग्राम को अगर आप बना ही रहे हो ना तो 2 जगह r लिखोगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए फिर r और q नाम दे दो, इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। स्लोप ऑफ pr, स्लोप ऑफ pq, तो लाइन कैसी है, पैरेलल टू y एक्सिस या x एक्सिस। बस कुल मिला के याद रखिएगा कि ये आपका ना फाइनल डायग्राम है लास्ट में, और ये डायग्राम आप स्टार्टिंग में तो नहीं ही बना सकते अगर क्वेश्चन को पहली बार सॉल्व कर रहे हो। लेकिन अगर क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया, सॉल्व करके गए, तो आपको पता होगा कि हाँ इसमें तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे और इसका डायग्राम ऐसा नहीं वैसा बनने वाला है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर कोई भी क्वेश्चन को रीड करेगा तो वो ऐसा ही डायग्राम बना के आएगा, इसलिए कह रही हूँ ये रफ फिगर है, इसको आप अपने लिए बनाना। ठीक है, ये एग्जामिनर के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपने सोचने समझने के लिए कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। जब समझ जाओगे, जब आपके 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेंगे तब आपको पता चलेगा अरे हाँ एक लाइन पे एक पॉइंट से 2 ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सकते हैं जहां पे डिस्टेंस 3 यूनिट का हो सकता है, मतलब मेरी लाइन के 2 तरीके के डायरेक्शंस पॉसिबल है। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये वाला जो पार्ट है स्ट्रेट लाइंस का, दैट इज पार्ट 2 हो जाता है कंप्लीट। अभी एक पार्ट और आएगा, दैट इज पार्ट 3, उसमें हम रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे स्ट्रेट लाइंस की। तो आज इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस को पढ़ा है अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो, रिवाइज कर लो, पार्ट 1 के क्वेश्चंस को भी देख लो और इसके 1 शॉट रिवीजन वीडियो को भी एक बार रेफर कर लो, राइट। तो स्ट्रेट लाइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, जस्ट 1 मोर पार्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस आपके फिनिश हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर कभी भी कोई वीडियो लेक्चर फाइंड करने में आपको परेशानी जाए तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाइए, अपनी क्लास को सर्च कीजिए, आपको जिस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट देखना है उस सब्जेक्ट को जाके सिलेक्ट कर लीजिए। तो जब आप सिलेक्ट करेंगे तो जितने भी वीडियोस उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बने हुए जिसको आप रेफर कर रहे हो, जिसको आप ढूंढना चाहते हो, सब कुछ एक साथ आपको मिल जाएगा। इसके साथ एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पे नोट्स, बुक्स एंड ई बुक्स सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर आपको नोट्स, बुक्स एंड ई बुक्स चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक के थ्रू आप इन बुक्स तक पहुंच सकते हैं। टिल देन स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के